आबदा तुम परेशान ना हो, देखना एक न एक दिन हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे और हम दूसरे लोगों की तरह सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। आबदा की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाऊं, इसलिए मैं उसे एक सरकारी अस्पताल में ले आया। हमने चेकअप करवा लिया था, मगर वो कह रही थी कि मैंने कुछ देर बैठ के यहीं पर आराम करना है, मुझसे चला नहीं जा रहा। हम दोनों एक बेंच पे बैठे थे कि हमारे सामने से एक जोड़ा गुजरा, जिन्हें देख के लग रहा था कि उनकी नई नई शादी हुई है और वो यहाँ पे अपने किसी अजीज रिश्तेदार को देखने के लिए आए हुए थे। हाथों में हाथ डाले, नए नए कपड़े पहने, उनके चेहरों पर आई मुस्कुराहट देखकर आपदा को ये महसूस हो रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। और मैं उसे समझाने लगा था कि दूसरों को देखकर इंसान को ये नहीं भूल जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया है वो भी अल्लाह ताला का एहसान है। हमेशा अपने से नीचे वाले इंसान को देखना चाहिए, ना कि अपने से ऊपर वाले इंसान को। मुनीर, मुझे पता है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, लेकिन ना जाने कब हमारे हालात बदलेंगे। तब तक तो मेरी ख्वाहिशात ही मर जाएंगी। उस लड़की के पर्स को देखते हुए बोली थी। वो लड़की और उसका शौहर हमसे थोड़े फासले पे खड़े आपस में बातें करने लगे थे। वो अपने मरीज से मिलने आए थे। अब बाहर आके न जाने आपस में क्या खिचड़ी पका रहे थे। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, हालांकि वो अस्पताल के अंदर खड़े थे। यहाँ पर हर तरफ उदास परेशान लोग बैठे अपने मरीजों के लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन लग रहा था कि उनका मरीज अब बेहतर हालत में है और नई नई शादी में उन्हें खूब अच्छा लग रहा है। उनके चेहरे पर से मुस्कुराहट अलैदा नहीं हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख के बस हंसते मुस्कुराते जा रहे थे। मैंने भी उस लड़की के पर्स को देखा तो वो कोई ब्रांडेड पर्स लग रहा था। आबदा, क्या तुम्हें ये पर्स पसंद आ गया है? मैंने कहा तो बस बात में सर हिलाने लगी, तो मैंने उससे वादा किया कि एक न एक दिन मैं तुम्हें ये पर्स खरीद के दूंगा। मैंने ये कहा तो वो कहकहा लगा के हंसने लगी। वो हंसती जा रही थी। अब उसके चेहरे पे कोई परेशानी, कोई उदासी नहीं थी। उसके चेहरे पे आई हंसी देख के मैं भी मुस्कुराने लगा। क्या हुआ? क्या तुमने इस बात को जोक समझ लिया है? मैंने कहा तो वो हंसते हुए बोली कि वाकई में आपने एक जोक ही मारा है। आपको पता भी है कि ये पर्स कितने का होगा? कुछ रोज पहले मैंने मोबाइल पे ऑनलाइन एक स्टोर पे से देखा था। इसकी कीमत 20,000 रुपए से भी ऊपर की थी। 2 माह पहले अपनी जमा पूंजी से आपदा ने एक एंड्रॉयड मोबाइल लिया था, जिसपे वो हर वक्त ही इस तरह की चीजें देखती रहती थी और फिर अपनी किस्मत से शिकवे करती रहती थी कि उसके पास ये सब चीजें नहीं हैं। उसकी बात सुन के मैं भी हैरान रह गया। 20,000? मैं तो समझ रहा था कि होगा कोई 5-6 हज़ार का। आधा छोड़ो इन बातों को और बताओ अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो हम घर चलते हैं। मैंने कहा तो वो कहने लगी कि थोड़ा सा सब्र कर लें, मैं इनको देख लूँ, इन्हें देख के मुझे खुशी महसूस हो रही है। मुझे अपना वक्त याद आ रहा है। वो बोली तो मैं दोबारा से उसकी तरफ देखने लगा। उन्हें देख के मुझे अपना वक्त बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी शादी मुख्तलिफ हालात में हुई थी। कुछ दिन तो बड़ी ही परेशानी रही थी, क्योंकि शादी से 2-4 रोज पहले मेरे घर पे चोरी हो गई थी। और फिर शादी धूमधाम से नहीं हो पाई थी। बस करीबी लोगों को ही बुलाया गया था, क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं किया जा सकता था। लेकिन आपदा को उन्हें देख के अपना आप महसूस हो रहा था, तो उसके कहने पे मैं भी उन लोगों को देखने लगा। और थोड़ी देर बाद मैंने आपदा से कहा और हम अस्पताल से बाहर निकल आए। बाहर मेरी मोटरसाइकिल धूप में खड़ी तप रही थी। दिल नहीं चाह रहा था कि बंदा उसके ऊपर बैठे। ऐसा लग रहा था कि अगर बंदा मोटरसाइकिल पर बैठेगा तो जल भुन जाएगा। हमने 2-3 मिनट इंतज़ार किया। हम मोटरसाइकिल को लेके एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए और फिर जब मोटरसाइकिल कुछ ठंडी हुई तो उसके ऊपर बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। 10 मिनट के अंदर ही हम घर के दरवाजे पे मौजूद थे। मैं मोटरसाइकिल पे चढ़ा बैठा था और वो चाबी लगा के ताला खोल रही थी। ये घर हमारी कुल कायनात था। इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं था। ये मेरा आबाई घर था, इसके अलावा मुझे विरासत में और कुछ भी नहीं मिला था। हम दोनों घर के अंदर आ गए थे। मैंने मोटरसाइकिल एक साइड पे खड़ी की और कमरे की तरफ चल दिया। आबदा किचन के अंदर चली गई थी। मैंने उससे कहा था कि जल्दी से मेरे लिए शरबत बना के आओ। मैं कमरे में बैठा पंखे की ठंडी हवा खा रहा था और वो किचन में से अभी तक वापस नहीं आई थी। और फिर जब वो किचन में से वापस आई तो उसके हाथ में सादा पानी का ग्लास था। आबदा, ये क्या? मैंने तो तुमसे कहा था कि शरबत बना लेना, तो फिर तुमने क्यों ना बनाई? मैंने कहा तो वो मेरे पास बैठ गई और कहने लगी कि ना ही घर में चीनी है और ना ही रूह अफ़ज़ा, तो फिर मैं आपके लिए शरबत कैसे बनाती? उसकी बात सुन के मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मैं उससे क्या ही कह सकता था? जब मैंने ही घर में इस महीने सौदा नहीं डलवाया था, तो फिर यही हाल होना था। और मैं सौदा कहाँ से डलवाता? इस महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिली थी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क की जॉब कर रहा था। मैं पढ़ा लिखा भी था, लेकिन कोई और जॉब नहीं मिलती थी।
इसीलिए मुझे ये जॉब करनी पड़ रही थी। मुझे वो वक्त भी याद आता था जब मैं एक अच्छी जॉब करता था, और वो भी एक दफ्तर में। लेकिन शादी के कुछ माह बाद वो जॉब भी चली गई। ना जाने मेरे हालात को दिन ब दिन क्या होता जा रहा था। मैं बड़ा मायूस सा हो गया। मुनीर, क्या हुआ है आपको? वैसे तो आप मुझे समझाते रहते हैं कि हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप परेशान हो गए हैं। उसने मेरे हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहा, तो मेरी आंखों में नमी आ गई। आपदा, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया जहान की हर चीज़ ला दूँ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, तुम हंसी खुशी रहो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैंने उसके हाथ पे दबाव बढ़ा के कहा। उसका हाथ अब मेरे हाथ में था। वो मेरी आंखों में देख रही थी और मैं उसकी आंखों में आई उदासी बड़े गौर से देख रहा था। मुनीर, आपको पता है, हमारी शादी से पहले मैं सोचती थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी एक नौकरी वाले इंसान से हो रही है। लेकिन फिर शादी के कुछ ही महीने बाद आपकी नौकरी चली गई, और फिर जो काम मिला वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के काम हैं। कभी मायूस नहीं होते और ना ही ये समझते हैं कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी रहेगी। वो मुझे समझाने लगी थी। मैं हमेशा उसे समझाया करता। वो मेरे ही अल्फाज मुझ पे इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसके समझाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आज मेरे ऊपर मायूसी का दौरा पड़ गया था। मेरा शरबत पीने का बहुत दिल था, लेकिन ना ही घर में रूह अफ़ज़ा की बोतल मौजूद थी और ना ही चीनी। चीनी सुबह ख़त्म हुई थी और रूह अफ़ज़ा की बोतल तो इस महीने ली ही नहीं थी। आज इतवार का दिन था, जो यूं मायूसी में गुजर गया। रात को उसने आलू गोश्त का सालन बनाया। गोश्त भी मैंने पिछले हफ्ते ला के दिया था, जिसमें से उसने आधा फ्रिज में रख लिया और आधा बनाया था, और आज भी वो ख़त्म हो गया। वो कह रही थी कि सौदे तकरीबन सारे ख़त्म हैं, आप कुछ करें वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। पिछले महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिली थी। स्कूल का अपना कोई रौला था, और उन्होंने मेरी तनख्वाह ये कह के रोक ली कि अगले महीने एक साथ देंगे, और अभी सिर्फ 15 तारीख थी। 15 दिन बाद मुझे 2 महीने की तनख्वाह एक साथ मिली थी, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 15 दिन के लिए उधार किससे लूँ। मेरे दोस्त भी मेरे जैसे मिडिल क्लास ही थे। वो इतने ज़्यादा टाइम के लिए उधार कैसे दे सकते थे? हम खाना खाने के बाद कमरे में बैठे यही सोच रहे थे कि पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा। और फिर उसने मशवरा दिया कि क्यों ना मैं अपने चचाज़ाद भाई सलीम से पैसे मांग के देखूं। वो एक डॉक्टर था और उसका घर हमसे बहुत दूर डिफेंस में था। मैंने आज तक कभी भी उसके सामने हाथ नहीं फैलाया था। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। अगर मैं किसी दोस्त अहबाब से उधार ना लेता तो फिर तो हमारे घर फाके हो जाते। 2-4 दिन का आटा रह गया था और बाकी चीज़ें तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी थीं। मैंने आबदा से कहा कि कल काम से वापसी पे उनके घर जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि मुझे 15 दिन के लिए कुछ पैसे उधार दे दें। मैंने आबदा से कह तो दिया था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं सलीम भाई से बात कैसे करूँगा। मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, उनके बच्चे भी बड़े-बड़े थे। हालाँकि अभी मेरी कोई औलाद नहीं थी, मेरी बीवी 3 माह की हामिला थी। जब वो हामिला हुई थी तो उस वक़्त मुझे बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि वो शादी के पूरे 2 साल बाद हामिला हो रही थी। लेकिन अब मुझे ये फ़िक्र भी सताए जा रही थी कि ना जाने मैं हर चीज़ को कैसे मैनेज करूँगा। आने वाले बच्चे के लिए मैंने कुछ भी जोड़ के नहीं रखा था, और इस टेंशन से मैं वक़्त से पहले बूढ़ा होता जा रहा था। और फिर अगली सुबह मैं नाश्ता किए बगैर ही घर से निकल पड़ा। चीनी तो थी नहीं, चाय फीकी पीने का मेरा दिल नहीं था। मैंने सोचा कि स्कूल जाके वहीं पे ही चाय पी लूँगा। मेरे पास थोड़े से पैसे थे, जिससे सौदे तो नहीं आ सकते थे, लेकिन मैं चाय पी सकता था और मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी डलवा सकता था। स्कूल आने के बाद मैं काम में मसरूफ़ हो गया। फिर 1:30 बजे जब मुझे छुट्टी मिली तो मैं बाहर निकल के सलीम भाई के घर की तरफ रवाना हो गया। मैं अपने घर नहीं आया था, मैं उनके घर की तरफ जा रहा था, और सोचता भी जा रहा था कि आखिर मैं किस तरह से उनसे पैसे मांगूंगा। वो क्या सोचेंगे कि मैं कितना अजीब इंसान हूँ। और यही सोचते सोचते आखिर में उनके बड़े से घर के बाहर पहुँच गया। गेट पे चौकीदार खड़ा था। मैंने उससे कहा कि मुझे डॉक्टर सलीम से मिलना है, तो वो कहने लगा कि वो तो घर पे नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैंने उस इंसान से पूछा कि वो कब तक वापस आएंगे, तो वो कहने लगे कि कुछ बता नहीं सकते, वो अपनी मर्जी से आते जाते हैं, हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। आप बताएं, आप कौन हैं? चौकीदार ने मेरे वजूद पे एक निगाह दौड़ाते हुए कहा था। शायद वो ये जानने की कोशिश में था कि आखिर मैं डॉक्टर सलीम का क्या लगता हूँ। मेरे हुलिये से तो नहीं लग रहा था कि मैं उनका चचाजाद भाई हूँ, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत थी जो किसी किसी को मालूम थी। मैं खामोश खड़ा था। मैंने चौकीदार की बात का जवाब नहीं दिया।
میں نے उसी वक्त बाइक स्टार्ट की और वहाँ से जाने लगा तो अचानक से एक बड़ी सी गाड़ी आकर घर के सामने रुकी। मैंने गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को देखा तो मेरे दिल में एक हसरत जागी कि काश मैं भी इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार पाता। ना जाने क्यों मुझे गुर्बत ने घेर लिया था। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे कुछ ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि सलीम भाई थे, जिन्होंने गाड़ी के अंदर से ही मुझे इशारा किया कि घर के अंदर चलो। वो गाड़ी के अंदर बैठे थे। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो मैं अपनी बाइक अंदर ले गया और वो भी अपनी गाड़ी लेके अंदर पहुंच गए। मैं बाइक एक साइड पे खड़ी करके उनके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। और फिर जब वो बाहर निकले तो मुझे गले से लगा लिया। भले वो अमीर थे मगर उनमें बिल्कुल भी गरूर नहीं था। लेकिन ये बात थी कि उन्होंने कभी मेरी खबरगिरी नहीं की थी कि आखिर मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा हूँ। वो जानते थे कि शादी के कुछ अर्सा बाद मेरी नौकरी चली गई थी और अब मैं एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में क्लर्क की नौकरी करता हूँ। लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे कि कभी मुझसे फ़ोन पे भी ये ना पूछा कि आखिर मैं ज़िंदा भी हूँ या मर गया। वो मुझे घर के अंदर ले गए। उनके बीवी बच्चे घर पे नहीं थे। वो शायद अपने ननिहाल गए हुए थे। उन्होंने मुलाजमा से कहा तो मुलाजमा थोड़ी देर के अंदर ही मेरे लिए फ़्रेश जूस बना के ले आई। जूस पी के मेरा सीना ठंडा हो गया। वो मुझसे इधर उधर की बातें कर रहे थे। वो मुझसे आपदा और होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। होने वाले बच्चे के बारे में भी कुछ अर्सा पहले मैंने उन्हें कॉल करके कहा था, वरना उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फिर जब उन्होंने कहा खैर तो है, कैसे आना हुआ, तो मेरी नज़रें झुक गईं। उन्होंने गलत अंदाज से नहीं कहा था, वो तो बस पूछना चाह रहे थे कि मैं यूं अचानक कैसे आ गया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी हो। मैं एक हसास किस्म का इंसान था जो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। सलीम भाई, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मुझे पिछली मरतबा तनख्वाह नहीं मिली और अब भी पूरे 15 दिन रहते हैं, तो बस इसीलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मैंने नज़रें झुका के कामती आवाज़ के साथ कहा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नज़रें उठा के उनकी तरफ देख पाऊँ और उनसे बात कर पाऊँ। मुनीर, इसमें क्या बात है? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ और लौटाने की भी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा हक बनता है मुझ पे। उन्होंने अपनी जेब में से 5-5 हज़ार के 4 नोट निकाल के मेरे हवाले किए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी तनख्वाह 15,000 थी और वो मुझे 20,000 दे रहे थे। वो पैसे आगे बढ़ाए बैठे थे मगर मैंने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। नहीं सलीम भाई, मैं इतने पैसे नहीं रख सकता। बस आप मुझे 10,000 दे दें, मेरा गुजारा आराम से चल जाएगा और जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपके पैसे भी लौटा दूंगा। मेरे लिए वो पैसे बहुत ज़्यादा थे जो वो ऐसे ही अपने वॉलेट से निकाल के आगे बढ़ा बैठे थे। मेरी बात सुन के कहने लगे, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते? तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं सलीम भाई, आप गलत सोच रहे हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैंने हमेशा आपको अपना भाई ही समझा है। मगर फिर भी मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ये बहुत ज़्यादा हैं। मैं लौटाऊंगा कैसे? मैंने कहा तो अपना सर पकड़ के बैठ गए और कहने लगे कि वाकई तुम ज़िद के पक्के हो। मैंने कहा तो है कि तुमने ये पैसे नहीं लौटाने, तो फिर लौटाने की बात क्यों कर रहे हो? और आज का खाना भी मेरी तरफ से लेके जाना। दरअसल तुम्हारी भाभी और भतीजियों का अचानक ही प्लान बन गया था। दोपहर का खाना मुलाजमा ने बना दिया था और उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वो पैसे पकड़ा दिए और कहा कि तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले गए। शायद वो चेंज करने के लिए गए थे। वो मुलाजमा से कह गए थे कि वो खाना पैक कर दे। मैं मना नहीं कर पाया था। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बस उन्हें खुद से कोई ख्याल नहीं आता था। उन्हें एहसास दिलवाना पड़ता था तो फिर ही उन्हें एहसास होता था। अब फिर थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आ गए। मुलाजमा ने भी खाना पैक कर दिया था। खाना मेरे सामने टेबल पे पड़ा था और फिर मैंने खाने के बॉक्स उठाया और उन्हें खुदा हाफिज कहते हुए उनके घर से बाहर निकल आया। जब मैं घर पहुंचा तो आबदा हैरान रह गई कि ये सब कहाँ से आया है। तो मैंने उससे कहा कि ये सब सलीम भाई ने दिया। तो वो कहने लगी कि ये क्या बात हुई, हम कोई भिखारी थोड़ी हैं जो उनसे खाना मांग के खाएंगे। वो समझ रही थी कि मैंने खाना भी मांग लिया। फिर जब मैंने उसे सारी दास्तान सुनाई तो वो माजरत करने लगी कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। खाने में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी थीं। चिकन बिरयानी तो इतनी मज़ेदार थी कि हमने ऐसी बिरयानी कभी ज़िंदगी में खाई ही नहीं थी और मीठे में कस्टर्ड खा के तो जायका आ गया। अब मेरी जेब में पूरे 20,000 रुपये पड़े थे और फिर खाना वगैरह खाने के बाद हम दोनों मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पे चढ़ के घर से बाहर निकल आए। अब हम एक साथ ग्रोसरी करने के लिए निकले थे और फिर सारा सामान खरीदने के बाद हम शाम के करीब ही घर पहुंचे थे।
किचन सामान से भर चुका था। 10,000 का हमने सामान खरीद दिया था। 10,000 अब भी मेरी जेब में पड़े थे और उन्होंने कहा था कि मैंने पैसे वापस नहीं करने। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और फिर जब मेरी तनख्वाह आनी थी तो इसके लिए भी मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। मुझे 2 महीनों की तनख्वाह 30,000 मिलनी थी और मैंने सोचा था कि उससे अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खरीद लूँगा, क्योंकि ये काम भी तो मैंने ही करना था। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था और फिर जब मुझे तनख्वाह मिली तो मैं 30,000 लेके अपने घर पहुंच गया और आते साथ ही सारे पैसे आपदा की हथेली पे रख दिए। तो वो कहने लगी कि ये आप क्या कर रहे हैं? आप इनको अपने पास संभाल के रखें, ये ना हो कि मुझसे इधर उधर हो जाए। 30,000 की रकम हमारे लिए खजाना थी। सलीम भाई के दिए हुए पैसों से अब भी मेरे पास पूरा 5,000 मौजूद था और 30,000 अलहदा से आ गया था। आपदा तो मैंने अलमारी में रख दो, जब हमारे बच्चे की पैदाइश होगी तो उस वक्त ये काम आएंगे। अभी से ही हमने पैसे जोड़ना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं जानता था कि इस बार तो सलीम भाई की वजह से थोड़ी बहुत मदद हो गई है, आगे चल के क्या होगा। हर महीने तो इतने पैसे नहीं बचाए जा सकते। आपदा ने मुझसे पैसे लेके रख लिए। हम नहीं जानते थे कि हमारी मुश्किलों का आगाज हो चुका है। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। फिर पूरे 3 माह बाद एक बुरी खबर ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मैं स्कूल में बैठा था कि आपदा की कॉल आ गई। वो सीढ़ियों से गिर गई थी। हमारे सहन में सीढ़ियाँ थी जो छत तक जाती थी। वो ऊपर कपड़े सुखाने के लिए जा रही थी कि उसका पाँव फिसला और वो गिर गई। वो कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बस आप जल्द से जल्द घर आ जाएं। कॉल उसने मुझे खुद ही की थी, इसके अलावा घर पे और कोई था ही नहीं जो उसकी खबरगिरी करता। उसकी ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 1 मिनट के लिए मुझे अपने बच्चे का ख्याल आया। मेरा दिल दहल गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने बच्चे को खो दूंगा। और फिर जल्दी जल्दी मैं घर पहुंचा और बाइक पे आपदा को लेके अस्पताल पहुंच गया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, बस वो दर्द की शिकायत कर रही थी। और फिर जब मैं कॉरिडोर में बैठा था कि नर्स ने आके इतनी बुरी खबर सुनाई कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मजबूत मर्द होने के बावजूद भी मैं आंखों से आंसू बहा रहा था, क्योंकि मेरा बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। वो बेटा ही था और उसकी तस्दीक डॉक्टर ने कर दी थी। वो अब इस दुनिया से चला गया। मैंने रो रो के अपना हाल बुरा कर लिया था। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं आपदा से मिलने के लिए अंदर गया तो वो भी रो रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी अमानत को संभाल नहीं पाई। तो मैंने उससे कहा कि पगली, तुम क्यों मुझसे माफ़ी मांग रही हो? वो तुम्हारा भी तो बच्चा था, तुम्हारा भी तो उस पे हक था। जो होना था हो गया। पहले भी अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दे दी थी तो दोबारा भी अल्लाह ताला ही देंगे। नर्स ने कहा था कि हमें छोटा सा ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना होगा। आप कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दें। मैं जल्दी जल्दी में प्राइवेट अस्पताल में आ गया था और अब यहाँ पे आके फंस गया था। मैंने उसी वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैंने मुश्किल वक्त के लिए पैसे संभाल के रखे थे। मैंने नर्स से कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दें, आप ऑपरेशन शुरू करें, मुझे अभी घर से पैसे लाने हैं। मैं बाइक पे घर आया और वो 30,000 उठा के अस्पताल पहुंच गया, जिसमें से 25,000 की रकम तो उन लोगों ने ऑपरेशन के लिए ले ली और 5,000 की दवाइयाँ दे के मेरी जेब को खाली कर दिया। अब भी वो 1,000 रुपये मांग रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, तो उन्हें मुझ पे कुछ तरस आ गया। फिर 2 दिन बाद आपदा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो हर वक्त रोती रहती। एक मर्तबा फिर से हमारे हालात ख़राब हो गए। मेरी जेब खाली हो गई और हमारा बच्चा भी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। ऐसा लगता था कि जैसे ज़िंदगी थम सी गई है और उस एक लम्हे में मैं फिर से कमज़ोर पड़ गया और सलीम भाई के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 15-20 दिन बाद आपदा के टांके भी खुलेंगे। इसके लिए मुझे अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हाथ फैला फैला कर इस चीज़ का आदी हो गया हूँ। मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। मैंने आपदा से नहीं कहा था कि अब मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे। वो मुझसे पूछती रही थी कि आखिर ऑपरेशन में कितना खर्चा आया है, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि वो परेशानी के आलम में और भी ज़्यादा परेशान हो जाए। मैंने उससे ये बात छुपा ली थी और जब मैं सलीम भाई के घर पहुंचा तो मुझसे कहने लगे कि खैर तो है, तुम इस वक्त कैसे आ गए? सुबह सुबह का वक्त था, आज मैं स्कूल नहीं गया था। उनके बच्चे घर नहीं थे। वो और भाभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मैं सुबह सवेरे ही आ गया। भाभी को देख के मैं ये सोचने लगा कि आखिर मैं उनके सामने कैसे पैसों का मुतालबा कर सकता हूँ। मुझे फिरदौस भाभी से शर्म महसूस हो रही थी। उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठा लिया। मैंने सलीम भाई से कहा कि आपका भतीजा इस दुनिया में आने से पहले चला गया, तो वो दोनों अफसोस करने लगे। मैंने उनसे यही कहा कि मैं आप लोगों को यही बात बताने के लिए आया था। आप लोगों के अलावा और कोई अपना है नहीं। दिल चाह रहा था कि किसी से अपना गम बांटूं, तो आपके घर चला आया।
वो लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। भाभी तसल्ली दे रही थी कि मुनीर तुम परेशान ना हो, देखना आबदा एक मर्तबा फिर से तुम्हें खुशखबरी सुनाएगी। सलीम भाई भी मुझे तसल्ली दे रहे थे। मेरी आंखों से आंसू निकल आया और ये आंसू बेबसी के थे। भले ही मुझे अपने बेटे के जाने का गम था, लेकिन ज़्यादा गम पैसों का था। भले ही मुझे अपने बेटे का जाने का गम था, लेकिन ज़्यादा गम मुझे पैसों के ना होने का था, क्योंकि मैं अपनी बीवी का इलाज सही तरीके से नहीं करवा पा रहा था। उसका ऑपरेशन हुआ था और महंगी महंगी दवाइयाँ भी चल रही थीं, और दवाइयाँ ख़त्म होने के बाद एक मर्तबा फिर से मैंने वो तमाम दवाइयाँ भी ख़रीदनी थी और टांके भी खुलवाने थे, जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। नाश्ता करने के बाद भाभी कमरे से चली गईं। उन्हें कोई कॉल आ गई थी। उस वक्त मौका देख के मैंने सलीम भाई के सामने हाथ जोड़ के कहा कि खुदा का वास्ता मेरी मदद कर दें। जितनी मेरी तनख्वाह है उसमें मेरा घर नहीं चल रहा, और अब तो मुझ पे ये मुसीबत भी आन पड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैंने रोते हुए कहा तो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखें भी नम हो रही थीं। मुनीर, तुम्हें पता है अब्बा के जाने के बाद चाचा ने मेरा बहुत ख्याल किया था, और अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरे मुल्क भेज सकता हूँ। वहाँ पर जाके तुम अपनी किस्मत आजमाओ। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेरे कान खड़े हो गए। मैं उनसे तफसील लेने लगा था। वो कह रहे थे कि सऊदी अरब में मेरा एक दोस्त है जिसकी बहुत ज़्यादा टैक्सियाँ हैं, और वो किराए पे लोगों को टैक्सियाँ चलाने के लिए देता है। मैं तो कहता हूँ तुम भाभी के साथ वहीं पे चले जाओ, तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे। सलीम भाई ने कहा तो मैं खुश हो गया। सलीम भाई, अगर ऐसा हो सकता है तो बड़ा ही अच्छा है। मैं हमेशा आपको दुआएं दूंगा। मैं ये कह के तो खड़ा था, लेकिन अब मैं सोच रहा था कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं दूसरे मुल्क का सफ़र कर पाऊँ। मैं नज़र झुका के खड़ा हो गया तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, तुम सफ़र की फ़िक्र ना करो, वो सब मेरे ज़िम्मे आ गया। तुम बस जाने की तैयारी करो। उन्होंने मेरी आंखों में आए हुए सवाल को पढ़ लिया। उसी वक्त तो मैंने रोते हुए उन्हें गले से लगा लिया। वो बड़े अच्छे थे, जो अब मेरी मुश्किल को आसान कर रहे थे। थोड़ा बहुत ज़ेवर तो आपदा के पास भी था। मैंने सोचा कि हम वो ज़ेवर भी बेच देंगे। इसके बाद मैं घर आ गया और आपदा को सारी बात बताई, तो वो कहने लगी कि ये सब इतना आसान नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। हम कैसे एक अनजान मुल्क में रहेंगे, और वहाँ पे अगर हम सरवाइव ना कर पाए तो क्या होगा। तो मैंने उससे कहा कि फ़िक्र की कोई बात नहीं। सलीम भाई ने मेरे रोज़गार की ज़िम्मेदारी अपने सर ली है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे उनका एक दोस्त है, और वो हमें वीज़ा भी लगवा के देंगे। तुम फ़िक्र ना करो। तुम बस ये बताओ कि वो हार तुम्हारे पास महफ़ूज़ है ना, जो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें शादी के मौके पे दिया था? मैंने कहा तो वो हाँ में सर हिलाने लगी और कहने लगी कि ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं तो आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपकी हूँ। मैंने हर हाल में आपके साथ रहना है। वो साबिर औरत थी और उस वक़्त भी मेरा साथ दे रही थी। उस वक़्त मैंने सलीम भाई को कॉल करके कह दिया कि आप जल्द से जल्द हमें यहाँ से भेजने का इंतज़ाम करें। मैंने उनसे कह दिया था कि हमारी गैर मौजूदगी में हमारे घर का ख्याल रखिएगा। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था। 1.5 महीने बाद हमारे जाने के सारे इंतजामात भी हो गए, और आबदा भी अपने पैरों पे चलने के काबिल हो गई। अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। आहिस्ता आहिस्ता वो संभल गई थी। अब वो रोती नहीं थी, बल्कि उसे सब्र आ गया था। वो एक माँ थी। उसे सब्र थोड़ी देर से आया था, लेकिन आ गया था, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा इंसान को दुख में मुब्तला नहीं रखते, बल्कि एक ना एक दिन उसे सब्र दे ही देते हैं। और आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन सलीम भाई हमारे घर आए थे। वो पासपोर्ट और टिकट्स वगैरह देने के लिए आए थे। भाभी भी उनके साथ आई थी। वो पहले हमारे से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते थे, लेकिन जब से सलीम भाई और मेरे दरमियान वो सारी जज्बाती गुफ्तगू हुई थी, तो इसके बाद वो मेरी खबर रखने लगे थे, और अब हमें टिकट्स देने के लिए आए हुए थे। इस दौरान मैं स्कूल जाता रहा। अगर स्कूल ना जाता तो फिर घर का गुजारा कैसे चलता। आपदा के इलाज के लिए सलीम भाई ने कुछ रकम दी थी, और हमेशा की तरह उन्होंने कहा था कि उन्होंने वापस नहीं लेनी। अभी वो लोग हमारे घर से खाना खा के चले गए। 1 हफ्ते के बाद की फ़्लाइट थी, और 1 हफ्ता भी बड़ी जल्दी गुजर गया। हमने बैग पैक कर लिए थे। फर्नीचर पे आपदा ने कपड़े डाल दिए थे, और फिर जब हमने अपने घर पे ताला लगाया तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस घर में मेरी बहुत सी यादें मौजूद थी जिन्हें मैं छोड़ के जा रहा था। मैं अपने आप को ये तसल्ली दे रहा था कि मैं कोई हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। जब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। आपदा भी रो रही थी और कह रही थी कि अपने घर से हिजरत करना बड़ा ही मुश्किल है। आज मुझे इस चीज़ का पता चला। और फिर चाबी सलीम भाई के हवाले करके हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए।
हम रिक्शे में उनके घर गए थे। चाबी उनके हवाले की तो उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरी गाड़ी में एयरपोर्ट जाओ। उनके ड्राइवर ने हमें एयरपोर्ट छोड़ दिया। वो खुद मसरूफ़ थे और कह रहे थे कि अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं तुम लोगों को खुद छोड़ने के लिए जाता। और फिर एक लंबी मुसाफत के बाद जब हम सऊदी अरब पहुँचे तो वहाँ की आबो हवा पाकिस्तान की आबो हवा से बहुत मुख्तलिफ थी। शुरू शुरू में तो हमें खौफ महसूस हो रहा था कि ना जाने यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, लेकिन फिर जब हम सलीम भाई के बताए हुए पते पे गए तो हमें कुछ सुकून आया। वहाँ पे उनका दोस्त मौजूद था। उसका एक बहुत बड़ा बंगला था। मैंने जब उससे कहा कि मैं सलीम भाई का चचाजाद भाई हूँ तो वो कहने लगा कि हाँ, मुझे सलीम ने सब कुछ बताया था। तुम कुछ दिन रेस्ट करो, इसके बाद तुम टैक्सी चलाना शुरू कर देना। मुझे गाड़ी चलाना आती थी, मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। उसे कहा था कि मेरे घर से थोड़ा दूर एक छोटा सा घर है, वो भी मेरा अपना ही है। तुम लोग वहीं पे रह लो, मैं उसका किराया भी नहीं लूँगा। क्योंकि तुम सलीम के भाई हो, वो इंसान भी सलीम भाई की तरह मेहरबान था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मगर मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ पर हमारे साथ क्या होने वाला है। और फिर हम टैक्सी में उस घर पहुँच गए। वो छोटा-सा घर था, वो हमारे अपने घर से भी ज़्यादा छोटा था। 2 कमरे थे, अटैच बाथरूम और छोटा-सा किचन। सहन तो ना होने के बराबर था। हम तो सहन के आदी लोग थे, लेकिन यहाँ पर हमें इसी पे गुज़ारा करना था। हम अपने बैग्स लेके अंदर पहुँच चुके थे। जाते साथ ही आपदा ने सफाई शुरू कर दी। मैं भी उसके साथ काम पे लग गया। और वैसे भी उस आदमी ने कहा था कि मैं कुछ दिन आराम कर सकता हूँ। हम एक लंबे सफ़र से आए थे, लेकिन सफाई भी हमें खुद ही करनी पड़ी थी। अब फिर कुछ ही देर बाद सलीम भाई की कॉल आने लगी। वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या तुम बिलाल से मिले? तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मिल के आ रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि अगर कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताना। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे थे, मगर मैं नहीं जानता था कि किसी का ख़्याल रखना मेरे किसी काम नहीं आएगा। अब फिर 2-4 दिन यूं ही गुजर गए। हमने घर में तमाम चीज़ें सेट करके रख लीं। और फिर जब मैं बिलाल भाई के पास पहुंचा तो उन्होंने एक टैक्सी मेरे हवाले की और कहने लगे कि इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, यहाँ पे गाड़ी बड़े आराम से चलाना। ये पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर तुमने ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल ना रखा तो बिला वजह हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अपनी भी हिफाजत करना और मेरी गाड़ी की भी। वो बड़े अच्छे इंसान थे और बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ उन्होंने मुझे समझाया। मैं उनकी बात समझ गया। मैं टैक्सी लेके उनके घर से बाहर निकल पड़ा। आज मेरा काम पे पहला दिन था, जो बड़ा ही अच्छा गुजरा। असूल ये था कि लोग उन्हें टैक्सी के किराए के पैसे देते थे और सारा महीना टैक्सी चलाते थे। मैंने भी ऐसे ही करना था, लेकिन मैंने उन्हें बहुत कम किराया देना था। सलीम भाई की वजह से उन्होंने मेरे किराए में बहुत ज़्यादा कमी कर दी थी। पूरे महीने बाद जब मैंने अपनी तमाम कमाई को गिना तो वो बहुत ज़्यादा थी और मुझसे आधे पैसे मैंने बिलाल भाई के हवाले कर दिए। वो भी कह रहे थे कि माशाल्लाह से तुमने इस माह में बड़ा अच्छा कमाया। अगर तुम ऐसे ही लगे रहे तो बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। मगर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। हमारी ज़िंदगी फिर से एक सीधे रास्ते पर आ गई थी। अब 1 रुपए की फ़िक्र नहीं करनी थी, लेकिन एक फ़िक्र अब भी थी कि अल्लाह ताला हमें फिर से साहिब औलाद कर दे। मैं हर वक़्त ये दुआएँ करता कि अल्लाह ताला फिर से हमें अपनी नेमत से नवाज़ दें। आधा सारा दिन घर पे अकेली होती। जब मैं रात को घर जाता तो वो मुझसे कहती थी कि मैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ। ना ही मैं यहाँ किसी को जानती हूँ, ना ही कोई मुझे जानता है। मैं सारा दिन घर पे बैठ-बैठ के थक जाती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी से इस बारे में बात करता हूँ। अगर तुम्हारे लिए कोई जगह मिलती है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मैंने उससे कह दिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे यहाँ पे क्या काम मिल सकता है। अब है जब अगले दिन मैंने बिलाल भाई से इस बात का ज़िक्र किया तो वो कहने लगे कि मेरे घर पे एक कुक की ज़रूरत है। अगर तुम्हारी बीवी अच्छे खाने बनाती है तो तुम उसे यहाँ पे भेज दिया करो। उनकी जॉइंट फैमिली थी और वो कह रहे थे कि उन्हें खाने अच्छे ही बनवाने हैं। मेरी बीवी तो वाकई में बड़े अच्छे खाने बनाती थी। मैंने आपदा से इस बात का ज़िक्र किया तो वो कहने लगी कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं घर से बाहर निकलूँगी तो मेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा। मुझे ये काम करने पे कोई एतराज़ नहीं। उसने भी अपनी अना को एक तरफ रख दिया। पाकिस्तान में इस बात को गलत समझा जाता है कि दूसरों के घरों में काम किया जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बल्कि यहाँ तो स्किल को बड़ी अहमियत दी जाती थी और फिर हमारी ज़िंदगी यूं ही चलती गई। मैं सारा दिन टैक्सी चलाता था।
بے شک میں ٹیکسی چلا چلا کے تھک جاتا، لیکن شام کو جب میری جیب ریالوں سے بھر چکی ہوتی تو اس وقت میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ آبدہ کو بھی ہر مہینے کی تنخواہ ملتی تھی، وہ بھی اچھی خاصی تھی، وہ اپنی سیونگز کرتی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم اپنے پیسوں سے 1 روپیہ بھی گھر کے سودوں پہ خرچ مت کرنا، یہ تمہارے اپنے پیسے ہیں، انہیں تم خود پہ خرچ کرنا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے لگی تھی، وہ اپنی پسند کی چیزیں خریدنے لگی تھی۔ بھلے ہی وہ زیادہ مہنگی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ وہ چیزیں تھیں جن کی اسے بڑی حسرت رہتی تھی۔ اب ہمیں یہاں پہ آئے ہوئے پورے 5 ماہ ہو چکے، ہماری زندگی مکمل طور پہ بدل چکی۔ اس نے اچھی خاصی سیونگز کر لی، میرے پاس بھی سیونگز تھیں۔ ہم نے سوچا کہ 5-6 سال یہاں لگانے کے بعد ہم واپس اپنے وطن چلے جائیں گے، کیونکہ اپنا ملک تو اپنا ہوتا ہے۔ بھلے یہاں پہ حالات جتنے بھی اچھے تھے، مگر ہمیں یہاں کی بولی نہیں آتی تھی، اور اس چیز میں ہمیں بہت زیادہ مشکل اٹھانی پڑتی تھی۔ لیکن جیسا بھی تھا، اب ہم نے اسی سب پہ گزارا کرنا تھا، کیونکہ زندگی میں ہر چیز تو نہیں مل سکتی۔ یہاں پہ کام کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، میں ٹیکسی چلاتا تھا، کوئی نوکری تو نہیں کرتا تھا کہ اتوار کے دن کی چھٹی ہوتی۔ آج اتوار کا دن تھا اور میں صبح سویرے ہی ٹیکسی لے کے کام پہ نکل پڑا، اور پھر ٹیکسی چلاتے چلاتے مجھے رات ہو گئی۔ میں ایک سنسان سڑک سے گزر رہا تھا، ابھی صرف 8 ہی بجے تھے، میں 10 بجے کے قریب گھر جاتا تھا۔ میں ایک سنسان سڑک سے گزرا تو وہاں مجھے ایک عورت نظر آئی جو سڑک پہ بے ہوش پڑی تھی، اس کے ساتھ ایک بڑا سا بیگ بھی پڑا تھا۔ اسے دیکھ کے پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اس بکھیڑے میں نہیں پڑتا اور چپ چاپ یہاں سے نکل جاتا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ بھی تو ایک انسان ہے، اگر میں اس کی مدد کر دوں گا تو میرا کیا بگڑ جائے گا۔ یہی سوچ کے میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور ٹیکسی سے اتر کے نیچے آ گیا۔ واقعی میں وہ عورت بے ہوش پڑی تھی، میں نے اسے ہلا چلا کے دیکھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے اسے اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈالا اور اس کا بیگ بھی ساتھ ہی رکھ دیا۔ اب میں کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ گیا۔ آبدہ نے دروازہ کھولا تو میں ٹیکسی گھر کے اندر لے گیا۔ گھر کا صحن اتنا تھا کہ اس میں صرف ٹیکسی ہی کھڑی ہو سکتی تھی، باقی تھوڑی سی جگہ بچتی تھی۔ آبدہ نے اس عورت کو دیکھا تو پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے، تو میں نے کہا کہ یہ مجھے سڑک پر سے ملی ہے، یہ وہاں پہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ 1.5 عمر کی عورت تھی، مگر شکل سے ہمیں بڑی جوان لگتی تھی اور تھی بھی نازک سی۔ آبدہ کے ساتھ مل کے میں نے اس عورت کو ٹیکسی سے باہر نکالا اور اسے گھر کے اندر لے گئے۔ وہ اب تک بے ہوش تھی، ہم نے اسے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کمرے میں ہم نہیں سوتے تھے۔ میں نے آبدہ سے کہا کہ تم آج اس عورت کے پاس سو جاؤ، یہ مسافر ہے، اسے یہاں پہ اکیلا نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح سویرے مجھے میرے کمرے کے دروازے پہ دستک محسوس ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں آبدہ کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اس عورت کو ہوش آ گیا ہے اور وہ پوچھ رہی ہے کہ اسے یہاں پہ کون لایا ہے، آپ چلیں اور اس سے بات کریں۔ جب میں اندر گیا تو وہ بستر پہ اٹھ کے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں خود گھر چلی جاؤں گی، بس آپ یہ بیگ میرے بتائے گئے پتے پہ پہنچا دیں تو میں آپ کی بڑی شکر گزار رہوں گی، اور میں آپ کو اس کے لیے رقم بھی دوں گی۔ وہ شکل سے بڑی مالدار لگ رہی تھی اور پھر اس نے اپنے پرس سے اچھی خاصی رقم نکال کے میرے حوالے کی اور وہاں سے جانے لگی۔ ہم اور کچھ بھی نہیں کہہ پائے تھے، نہ ہی میں یہ پوچھ پایا تھا کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں یہ پوچھ پایا تھا کہ آخر اس بیگ میں کیا ہے اور میں کیوں وہاں پر پہنچانے کے لیے لے جاؤں۔ لیکن رقم دیکھ کے میں خاموش ہو گیا۔ مجھے تھوڑے سے کام کی اتنی زیادہ رقم مل رہی تھی تو میں اور کیا ہی چاہتا تھا۔ وہ چلی گئی، ہم نے بیگ کھولا بھی نہیں تھا اور نہ ہی ہمیں اس چیز میں کوئی انٹرسٹ تھا۔ میں نے پیسے جیب میں رکھ لیے۔ آبدہ ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی، پھر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں بیگ لے کے ٹیکسی میں گھر سے باہر نکل آیا۔ ابھی میں آدھے راستے میں تھا کہ پولیس نے مجھے روک لیا تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ میرا کیا قصور ہے۔ انہوں نے بیگ گاڑی سے نکالا اور اسے اپنی گاڑی میں رکھا اور کہا کہ تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہیں تھانے چل کے پتہ چلے گا۔ پھر تھانے چل کے مجھے میرا قصور معلوم ہوا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ اس بیگ میں ڈرگس تھیں اور وہ عورت ایک ڈرگ اسمگلر تھی، اس سے مجھے یہاں پھنسا دیا۔ پہلے تو وہ لوگ میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن جب میں نے ان کی منت کر کے بلال بھائی کو کال کی، وہ یہاں آئے تو انہوں نے میری طرف کی کہانی سنائی کہ میں کیسے یہاں پہ ٹیکسی چلاتا ہوں اور میں کتنا غریب ہوں۔ غرض کہ انہوں نے میرے بارے میں ہر چیز کھول کے رکھ دی، اور ویسے بھی وہ یہاں کے جانے مانے انسان تھے۔ پولیس نے ان کی بات سن لی اور کہا کہ اگر بلال بھائی تمہاری ضمانت نہ دیتے تو ہم کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑتے۔ تم ایک ٹیکسی ڈرائیور ہو اور یہاں پہ کتنے مہینے سے کام کر رہے ہو، تو تمہیں یہ عقل تو ہونی چاہیے کہ بلا وجہ کسی مسافر کو ایسے ہی نہیں اٹھا لیتے اور ایسے ہی کسی کا بیگ پہنچانے نہیں چل پڑتے۔
शुक्र करो कि तुम बच गए हो, वरना काम तुमने बचने वाला नहीं किया था। वो पुलिस ऑफिसर शायद बिलाल भाई का जानने वाला था और फिर बिलाल भाई के कहने पे मुझे 1 हफ्ते बाद रिहा कर दिया गया। उन्हें मुझे 1 हफ्ता भी इसलिए कैद रखा था कि मुझे सबक मिल जाए। मैं सारा हफ्ता सलाखों के पीछे गुजार के आ रहा था। जब मैं घर आया तो आबदा ने रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ था। मुझे देखते ही उसने मुझे गले से लगा लिया। बिलाल भाई ने उसे बता दिया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने उसे समझाया कि अब तो मैं वापस आ गया हूँ, मगर वो रोए जा रही थी। और इस चीज़ से मुझे एक बहुत ही बड़ा सबक मिला कि बिला वजह ही कोई कदम नहीं उठाते, बल्कि छानबीन करके सोच समझ के हर काम करते हैं। मैं बिलाल भाई का जितना भी शुक्रिया अदा करता वो कम था। उस औरत ने मुझे इतने बड़े काम में फंसाना चाहा जिससे मैं चाह के भी ना निकल पाता। लेकिन ये तो अल्लाह का मुझ पे करम था कि मैं बच गया था। और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। अब ये नसीहत मैंने पल्लू से बांध ली थी। मैं किसी भी ऐसे मुसाफिर को अपनी टैक्सी में नहीं बिठाता था जो ज़रा भी मशकूक लगता, और उस दिन के बाद मैंने राह चलते किसी मुसाफिर की मदद भी नहीं की थी। हम वहीं पे रहने लगे थे। हमें वहाँ पे रहते हुए 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। हमारी एक चांद सी बेटी भी थी। कभी कभी हम सोचते थे कि बस वापस पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन फिर यहाँ की सहूलियात का एहसास होता तो दिल नहीं चाहता था कि वापस जाएं। मगर हम ये तो जानते थे कि एक ना एक दिन हम अपने मुल्क ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि आखिर हम कब तक सब्र कर सकते हैं।